नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा की युवाओं में से 683 को यूक्रेन से वापस लाया जा चुका है। लगभग 150 विद्यार्थी शेष हैं, उन्हें बॉर्डर पर आने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सीएम ने बेसहारा पशुओं के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वर्तमान सरकार ने गौ सेवा आयोग का गठन किया है और इसका बजट भी बढ़ाया गया है। सुनिए। व्यवस्था की है। दिल्ली का जो एयरपोर्ट के ऊपर एक हेल्प डेस्क बनाया है और इसी प्रकार से मुंबई एयरपोर्ट पर भी हेल्प डेस्क बनाया है। मुंबई भी आज प्रातःकाल 9 विद्यार्थी आए हैं। मुंबई से दिल्ली तक की फ्लाइट की टिकट और 1000 रुपया पर स्टूडेंट उनको कैश भी दे रहे हैं ताकि रास्ते में उनको कोई आवश्यकता पड़े तो उसका उपयोग वो कर सकें। और इसी प्रकार से कंट्रोल रूम फरीदाबाद भी बनाया। हमारे जो डिविजनल कमिश्नर हैं फरीदाबाद के, वो इस सारी चीज़ को देख रहे हैं। सभी डीसीज के साथ संपर्क किया हुआ है। डिप्टी कमिश्नर सब ने उनके घरों से संपर्क बना लिया है हर परिवार के साथ। और जो आ गए हैं कुशल तो ठीक है, जो भी नहीं भी पहुंचे हैं तो परिवार के लोगों को सांत्वना दे रहे हैं और उनकी सारी जानकारी उनको मिनट मिनट की बताई जा रही है। और हमने यहाँ चंडीगढ़ में भी हमारा जो फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी अपना एक यानी ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर ये सब दिया है। यहाँ भी बहुत सी जानकारियाँ आती हैं, वो भी हम सारी उनको पास ऑन करते हैं। इस समय जो बेसहारा पशु हैं सड़कों पर घूमते हैं, और ये एक समस्या आज की नहीं है, पुरानी समस्या है। क्योंकि समाज में एक आदत बन गई है कि जो पशु उपयोगी है उसको तो घर में रखते हैं और फिर समाज के लोग जब वो अनुपयोगी हो जाता है, दूध नहीं देता है, तो फिर उसको सड़कों पर भी छोड़ देते हैं। हालांकि हमने बहुत कोशिश की है, उस सारे को गौशालाएं भी नई बनाने के लिए प्रावधान किए हैं। गाँव में भी पंचायती ज़मीन को 1000 रुपया पर एकड़ पर ईयर देने का हमने प्रावधान किया कि जो भी कोई गौशाला बनाना चाहेगा पंचायती ज़मीन उनको दी जा सकती है। कुछ नई गौशालाएँ खुली भी हैं। गौ सेवा आयोग का भी हमने बजट बढ़ाया है। वो भी ऐसे जो गौशालाएँ हैं जो बेसहारा पशुओं को ज़्यादा रखती हैं, उनको ज़्यादा अनुदान दिया जाता है, बशर्ते कि दुधारी पशुओं को जो गौशाला होती है उनकी बजाय। और इसी में से आगे गौशालाओं को कैसे उपयोगी बनाया जाए, उनका जो गोबर है या गोमूत्र है उसके माध्यम से बनने वाली कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ अन्य चीज़ें भी हैं, उसकी उद्योग के अंदर कैसे उपयोगिता की जा सकती है, खाद का किस प्रकार से अच्छा उपयोग किया। केंद्र सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों, जिनमें ज्यादातर छात्र हैं, उन्हें वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रही। वहीं हरियाणा सरकार भी भारतीयों की वापसी को लेकर एक्शन में नजर आ रही। लगातार हरियाणा के छात्रों को सकुशल प्रदेश लाया जा रहा। इसी कड़ी में यूक्रेन से मुंबई पहुंचे हरियाणा के छात्रों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद दिया। सुनिए। हम MBBS की स्टूडेंट्स हैं जो आज यूक्रेन से आए हैं। आज हमारी फ्लाइट यहाँ पे मुंबई के शिवाजी छत्रपति टर्मिनल पे लैंड करी सुबह 2:10 पे। और हम स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ यहाँ पे ऑफिसर्स का और यहाँ पे जितना भी स्टाफ है उनका, कि हरियाणा हेल्प डेस्क वालों का, कि उन्होंने हमें एस्कॉर्ट करा। एंड मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हरियाणा के CM श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, कि उन्होंने हमारे लिए इस मुश्किल टाइम में भी फ्लाइट्स अरेंज करवाई, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और प्लस उन्होंने हमें एक कैश प्राइज भी दिया 1000। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने टेली कंसल्टेंट्स के लिए हरियाणा की तारीफ की। उन्होंने झज्जर के एक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए मनोहर सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि टेली कंसल्टेंट्स के जरिए घर बैठे मरीज का इलाज हो। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे, जो कि देश और प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। सुनिए। वैसे ही हमारा टेलीमेडिसिन, ये भी दुनिया के साथ हम ताल मिलाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। छोटी बात नहीं है। मैं परसों झज्जर गया था तो रास्ते में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर था, तो मैंने सोचा, मैंने उसको बताया नहीं था, मैं रास्ते गाड़ी मोड़ दिया और वहां गया तो मुझे आश्चर्य हुआ। एक छोटा सा वहां आयुष्य डॉक्टर था, वो बैठा था और उसके बगल में एक मरीज बैठा था, उसके सामने एक लैपटॉप पड़ा हुआ था। और हरियाणा गवर्नमेंट ने टेलीमेडिसिन के लिए हमारा चंडीगढ़ को, हमारा PGI चंडीगढ़ को उसके साथ उन्होंने टाइप किया है। तो ये आयुष डॉक्टर और बगल में बैठे हुए पेशेंट और वहाँ एक्सपर्ट थे, उसके साथ एक महिला थी, उसको पेट में दर्द हो रहा था, तो सामने लेडी डॉक्टर थी, एक्सपर्ट डॉक्टर उसके साथ बात कर रही थी। पहले डॉक्टर ने बताया कि उसने ये शिकायत की, ये शिकायत की, ये शिकायत की। मैं जाके बगल में शांति से बैठ गया और बाद में उन्होंने अपनी बात की। डॉक्टर ने 4-5 क्वेश्चंस पूछा और पूछने के बाद कहा कि आपके पास कोई पुराना रिपोर्ट है, तो उन्होंने लगभग 10-12 मिनट तक उन्होंने उसके साथ बातचीत की।
तब हमें पता लगता है कि ये टेली कंसल्टेशन में क्या ताकत है। एक गांव में बैठे हुए एक गरीब मरीज पीजीआई चंडीगढ़ के एक्सपर्ट डॉक्टर के ओपिनियन के आधार पर घर बैठे ट्रीटमेंट कराए। ये दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं। दुनिया में ये सिस्टम अभी इम्प्लीमेंटेशन के तबक्के में है, तब हम उसको हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि आईएमटी खरखौदा को वर्ष 2023 के अंत तक पूरी तरह से विकसित कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से गुरुग्राम जिला में विभिन्न कंपनियों के आने से आसपास का क्षेत्र डेवलप हुआ है, उसी प्रकार खरखौदा में आईएमटी विकसित होने पर पड़ोस के जिले जींद, पानीपत, रोहतक, झज्जर आदि में बड़ी कंपनियों के सहायक उद्योग लगने से जहां युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं क्षेत्र में विकास होगा। उन्होंने बताया कि आईएमटी खरखौदा में मारुति ने 800 एकड़ तथा सुजुकी मोटरसाइकिल ने 100 एकड़ में अपना प्लांट लगाने के लिए सरकार को आवेदन किया। इस प्रपोजल को तकनीकी कमेटी अंतिम रूप देने में लगी है। कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट, खास तौर पर आईएमटीज एक साल में नहीं बसते, समय लगता है। लिटिगेशंस भी आपके समय की बहुत थी जिनको सरकार ने ओवर पीरियड हटाया, और पिछले 2 सालों के अंदर हमने इस प्रोसेस को थ्रस्ट दिया कि आईएमटी खरखौदा को विकसित किया जाए। और उसके लिए एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्राइमरी उस सेक्टर को कनेक्ट करने वाला है, उसका काम आपने खुद माना कि काम शुरू हुआ हुआ 37% हो गया, जो कि इस साल के मैं आ रहा हूँ आपको 37% कंप्लीट हो गया और इस साल के मध्य तक पूरा कंप्लीट हो गया। उसके साथ साथ 237 करोड़ रुपए के सीवरेज के, लाइट्स के, रोड्स के टेंडर ऑलरेडी फ्लोट कर दिए गए हैं कि पूरा इंडस्ट्रियल जोन जो है आईएमटी खरखौदा वो 2023 के अंत तक पूरी तौर पर डेवलप्ड हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारे वहां पर 778 और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने विधेयक की प्रति फाड़ दी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कादियान को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। हंगामा सीएम मनोहर लाल के उस बयान पर हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि सामने वाली बेंच पर बैठे सभी सदस्य भी धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। इस बयान को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा किया और वे वेल पर पहुंच गए और कांग्रेस का सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसे विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सदन की मर्यादा के खिलाफ बताया। वहीं इस पर भड़के कांग्रेस विधायकों ने कहा कि इस तरह के कानून लाना असंवैधानिक है। कादियान को सत्र में से निलंबित कर दिए जाने के बाद कांग्रेस के विधायक जो हैं लगातार वॉकआउट कर रहे हैं और इस समय हमारे साथ गीता भुक्कल हैं, कांग्रेस की विधायक। उनसे जानेंगे कि क्या मैटर है। अभी तो बिल इंट्रोड्यूस की केवल सेंस ऑफ द हाउस ली जा रही थी और इस तरह से जो आचरण रहा अध्यक्ष महोदय का और विशेष तौर से मुख्यमंत्री जी का हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने ये कहा कि इसके बाद तो हो सकता है जो उस तरफ के लोग हैं सारे के सारे धर्म परिवर्तन कर दें। ये आरएसएस का, संघ का हिडन एजेंडा है जो धक्के से प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। कि डॉक्टर रघुवीर कादियान को निलंबित किया गया है शेष सत्र के लिए, किस तरह से? देखिए, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी ने ये कहा कि अभी तो सेंस ऑफ द हाउस ली जा रही है, केवल इंट्रोड्यूस हुआ है, वो बिल नहीं हुआ है।
लेकिन जिस तरह का आचरण रहा है, विपक्ष की आवाज को ये सरकार किसी भी प्रकार से दबा नहीं सकती। एक भी धर्मांतरण का केस हमारे यहाँ नहीं है। अगर इनको बनाना है स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाए, इस तरह के कानून लाना असंवैधानिक है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। और मैं समझती हूँ जात पात में बांटने और धर्म का काम जो है इस तरह से करने का काम बीजेपी अपने एजेंडा को धक्के से हरियाणा की विधानसभा में लाकर आपने डॉक्टर कादियान के समर्थन में वॉकआउट किया है, बायकॉट किया है? देखिए, हमने डॉक्टर कादियान के समर्थन में वॉकआउट भी किया है और सदन से हम लोग वॉकआउट करके यहाँ पर आए हैं। हम इस बिल के खिलाफ हैं, इस बिल के इंट्रोडक्शन के खिलाफ हैं। ये कतई असंवैधानिक है, प्रदेश को भाईचारे को बांटने वाला है। इसकी प्रदेश में कतई भी आवश्यकता नहीं है। हमने कहा है कि अगर आप ऐसा बिल इंट्रोड्यूस भी करना चाह रहे हैं तो आप सेलेक्ट कमेटी को भेज दें। हम लोग टोटली इसके खिलाफ हैं। बीबी बत्रा जो कि कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर आज सारा मामला क्या रहा। बत्रा जी, आज ये सदन में हंगामा हुआ, ये क्यों? सबसे पहले तो जो मुख्यमंत्री जी ने आक्षेप किया वो बिल्कुल गलत था, वो मर्यादा के खिलाफ था। एक मुख्यमंत्री को ऐसे बातें नहीं कहनी चाहिए कि आप सभी धर्म को पालन कर लो। दूसरा, ये बिल जो था अभी हाउस की प्रॉपर्टी नहीं बना था, और अगर अदरवाइज आल्सो कि स्पीकर को स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को एक्सपेल करने का राइट नहीं है। अगर वो उनकी नज़र में ये कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस बनती भी थी तो मैटर शुड हैव बीन रेफर टू द प्रिविलेज कमेटी एंड स्पीकर हैज नो एंड देयर वाज नो ओकेजन। धर्म का नाम नहीं है, फिर किस लिए ला रहे हैं जी? जब धर्म का नाम नहीं है, ये मैं कहूँ आप मेरे साथ, मतलब ये भाई है, मेरे साथ जोर जबरदस्ती करें कुछ तो उसका आईपीसी में सजा है। ये कह रहे हैं कि जोर जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन करवाए, तो जोर जबरदस्ती का तो पहले आईपीसी में रूल है, मतलब सजा है उसकी। फिर ये क्या दिखाना चाहते हैं? वो एक सिंपल पेपर है, लेकिन लगातार सदन उसे बहन जी छोटी बात नहीं है। देश के बंटवारे हुए थे, लाखों आदमी परली तरफ मरे थे, लाखों ही तरफ मरे थे। इसका क्या रवैया रुख रहेगा? और जिस ढंग से गांधी जी ने अपनी प्रार्थना का भी नाम बदलना पड़ा था, हरमन प्यारे राम, मतलब सीताराम, उस प्रार्थना को बदलना पड़ा था। जब बाकी सीटिंग्स के लिए आपको निष्कासित कर दिया है, आगे का क्या स्टैंड? जी, निष्कासित कर दिया है, आगे की सीटिंग्स के लिए क्या? आगे के हम देखेंगे जो भी मतलब ये बताएं कि आपको नहीं मानता मैं सही। ये बताएं कि आपको सदन की सत्र की बाकी अवधि के लिए आपको निलंबित किया गया है। जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तो माफी मांगता है, उसके लेवल की बात है। जब माफी मांगता है, हमारे से माफी मांगता है, मैंने माफ करना, क्यों, किस लिए बोले वो शब्द? उनकी नीयत जो है ना, विभाजनकारी जो नीतियां हैं, उस नीयत को स्मेल करता है ये। बस इन टोटलिटी ये है। और ये आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ी ये लकीर खींच रहे हैं। इन्होंने जात पात के नाम से हजारों साल का ताना बाना तोड़ दिया। किस लिए तोड़ दिया? ये हम बात करेंगे कांग्रेस के जो मुस्लिम वर्ग के। ये बिल्कुल जो आज सदन में हुआ, ये बिल्कुल गलत हुआ है। जब संविधान ने हमें जो है, हिंदुस्तान के आइन ने हमें एक मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, तो ये उसमें दखल क्यों दे रही है सरकार? ये सरकार को कोई हक नहीं है उसमें दखल देने की। बिल जो ला रहे हैं धर्मांतरण को लेकर, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप? इसका विरोध इसलिए करेंगे, ये समाज को बचाने वाली बिल कानून बनाने जा रही है। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने धर्मांतरण बिल पर हंगामा मचा दिया, जिस पर स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पूरे सेशन के लिए निलंबित कर दिया। इस हंगामे पर एएनबी न्यूज से खास बातचीत करते हुए मंत्री रंजीत चौटाला ने क्या कुछ कहा, वो सुनते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ मंत्री, कैबिनेट मंत्री चौधरी रंजीत चौटाला, उनसे जानेंगे और उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, आखिर ये क्यों हुआ। चौधरी साहब, आज सदन में जो हुआ, क्योंकि आमतौर पर अब 2-3 सालों से ऐसा नहीं देखा जाता है, आज के हंगामे को लेकर आप किस तरह से? कादियान साहब हमारे अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, पर कोई भी बात आप है ना, कानून से ऊपर नहीं हो सकते। जब सदन की मर्यादा को तोड़ेंगे तो इस तरीके के एक्शन होते हैं, पहले भी होते रहे, आज भी हुआ।
और उन्हें बहुत मौका दिया गया, सबने समझाया गया। हम लोगों ने भी कहा आप अपनी बात, स्पीकर साहब ने बहुत देर, उन्हें इतना पेशेंस कोई रख नहीं सकता, उसके बाद भी नहीं माने तो फिर फैसला लेना होता है। उन्होंने ऐसा क्या किया कि स्पीकर साहब को इतना जो बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी? जो गवर्नर साहब की महामहिम के अभिभाषण की कॉपी थी उसे फाड़ के फेंक देना सारे सदन का अपमान है। ये सर एक और चल रहा है, धर्मांतरण को लेकर पूरी कांग्रेस जो है रोष व्यक्त कर रही है और इसका विरोध भी कर रही है। देखिए वो करे, पर जो चीज़ है पार्लियामेंट में रखी जाएंगी, देश में रखी जाएगी, लोगों के भावनाओं से हर आदमी अपनी बात कहने का अधिकार है, कह सकते हैं। वो विरोध करें, उनकी बात है, उन्हें ठीक लगे तो साथ दें। दूसरा ये बताएं कि अभी क्योंकि 2-3 साल में इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही थी, आपका क्या कहना है कि सदन में अपनी बात किस तरह से रखनी चाहिए ताकि हंगामा ना हो, समय खराब ना हो? देखिए हर आदमी को कोड ऑफ कंडक्ट का पालना करना चाहिए। जो बात उसमें जो रूल्स हैं विधानसभा के पढ़ के आने चाहिए, वो तोड़ने नहीं चाहिए। उसके बाद समय बर्बाद होता है। एक तरफ तो हम दूसरी सीटिंग आज ले रहे हैं, स्पीकर साहब से सभी किया, समय बढ़ाया गया, और उसके बाद मैं समझता हूँ कम से कम 40 मिनट इस बात पे बर्बाद करें कि उन्होंने जो कॉपी पाड़ी उसी पे सारा हंगामा उतारा। शुक्रिया। तो ये हैं चौधरी रंजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ये सारा मामला हुआ ये नहीं होना चाहिए था, और उन्होंने कहा रघुवीर कादियान ने राज्यपाल के अभिभाषण की प्रतियां जो हैं सदन में फाड़ी, जो पूरे सदन का अपमान था। उन्होंने उनके निलंबन को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ यही कहा है कि सदन में सभी सदस्यों को रूल्स पढ़कर आना चाहिए ताकि ऐसी स्थिति दोबारा ना घटे। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार की ओर से लोगों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के लिए शुरू की गई स्वामित्व योजना पूरे देश के लिए एक मिसाल बनी है, और केंद्र सरकार ने भी इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना शुरू की है। उन्होंने सभी विधायकों से अनुरोध किया कि वे अपने अपने क्षेत्र में लोगों को इस योजना के प्रति जागरूक करें और इसके क्रियान्वयन में सरकार का सहयोग करें। डिप्टी सीएम, जिनके पास राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग का प्रभार भी है, आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य के सवाल का जवाब दे रहे थे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य में गांव को लाल डोरा मुक्त बनाने और ग्रामीण को उनके घरों का मालिकाना हक देने के लिए स्वामित्व योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत अब तक 3,93,451 संपत्ति कार्ड दिए गए हैं। ये प्रोसेस हरियाणा प्रदेश में पहले गांव सिरसी करनाल के अंदर 26 जनवरी 2020 को एक पायलट प्रोजेक्ट के स्वरूप में कंप्लीट किया गया था, जहां पूरे गांव के अंदर 3 बार ड्रोन फ्लाइंग कर बाकायदा जिसकी जहां जमीन बोलती है चूना मार्किंग कर लाल डोरे में उसके नक्शा गांव में लगाकर उसके ऑब्जेक्शंस कॉल इन करें। ऑब्जेक्शंस कॉल इन करने के बाद 30 दिन का समय दिया गया कि उसकी सुनवाई हो, उस पर फैसले लिए जाए, और जब सहमति हो तब जाके उसकी लैंड बाउंड्रीज उस प्लॉट की आईडी के साथ डिमार्केट करी जाए। इसके अंदर जॉइंटली पंचायत विभाग और रेवेन्यू विभाग का कार्य है, और ये प्रोसेस इतना आसान नहीं था। जब हमने पायलट कंप्लीट किया तो माननीय प्रधानमंत्री ने इसकी रिपोर्ट कॉल इन करी और स्वामित्व के नाम से 8 प्रदेशों में पूरे देश में इस योजना को लागू किया, जिसके अंदर हरियाणा प्रदेश में लगभग 87% लैंड एरिया की और लगभग प्रत्येक गांव की 1 बार और अधिकतम गांव की 5-5 बार सर्वे भी ड्रोन फ्लाइंग हो चुकी है। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार 6 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोलने जा रही, जिनका उद्घाटन जल्द ही मुख्यमंत्री से करवाया जाएगा। विज हरियाणा विधानसभा में चल रहे सत्र के दौरान लगाए जा रहे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
विज ने कहा कि राज्य सरकार ने नई नर्सिंग पॉलिसी बनाई है जिसके तहत नर्सिंग कॉलेज में 100 बेड का अस्पताल होना चाहिए या 10 किलोमीटर की परिधि में स्थित NBH प्रमाणित अस्पताल से नर्सिंग कॉलेज अक्रेडिटेड होना चाहिए और उस अस्पताल की क्षमता 100 बिस्तर की होनी चाहिए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में जरूरत के अनुसार लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही मैपिंग करवाई जाएगी। इसके लिए निविदा प्रक्रिया को कर दिया गया है। हाँ, हमने कहा है कि हम हर जिले में सरकारी कॉलेज खोलेंगे। हाँ, महामहिम राज्यपाल महोदय ने 6 सरकारी कॉलेज खोलने की बात कही है, लेकिन जहां तक नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात है वो बात अलग है। और नर्सिंग कॉलेज भी 6 जिलों में हमने खोले हैं और जिसके मुख्यमंत्री जी उसके उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसके जल्दी ही मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिन कॉलेजों को हमने खोला है। लेकिन गिर का प्रश्न है कि क्या कोई और खोला जा रहा है, तो अभी नहीं खोला जा रहा है। मैंने पिछले सदन में कहा था कि स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हम सारे हरियाणा की मैपिंग कराएंगे। सर, हमने उसके टेंडर फ्लोट कर दिए हैं कि सारे हरियाणा में कहां पर PSC बने, कहां पर CSC बने, कहां पर 100 बेड का अस्पताल बने, कहां पर 200 बेड का अस्पताल बने, कहां पर 300 बेड का अस्पताल बने, कहां पर मेडिकल कॉलेज बने, कहां पर नर्सिंग कॉलेज बने, कहां पर MRI लगे, कहां पर नर्सिंग कॉलेज बने। सर, आज कोई भी स्टडी नहीं है जहां पर कहीं कोई डाडा MLA होता है वो वहां पर अपने क्षेत्र में बनवा देता है। आज नीड बेस्ड नहीं, डिमांड बेस्ड फैसिलिटीज क्रिएट की जा रही हैं, उससे लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए उसके हमने टेंडर फ्लोट कर दिए। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।